हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं आप सभी के लिए गार्गी क्लासेस पे RSRBSC 2021 के इकोनॉमी का जो सिलेबस है उसे कवर कर रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो बेसिस ऑफ बैंकिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं और उसके अंदर हमने बहुत से टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया, जैसे बैंक का मीनिंग क्या है, इसके साथ में उसके फंक्शंस के बारे में हमने बात की और साथ ही में उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बैंकिंग सेक्टर के ऑब्जेक्टिव क्या है। और हमने जाना कि जो RBI है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव मेथड, दो मेथड को यूज़ करता है। उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है वो बारे में हमने इस बारे में डिस्कस कर लिया था। और आज ये जो वीडियो है वो हमारा बैंकिंग के इवैल्यूएशन के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही इसमें नेशनलाइजेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि नेशनलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में, मतलब बैंकिंग सेक्टर का नेशनलाइजेशन करने के बाद में भी हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो में हम बैंकिंग एवोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे कि इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट कब से हुआ और फिर हम डिस्कस करेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के प्रोसेस के ऊपर कि नेशनलाइजेशन प्रोसेस क्या है, बैंक का नेशनलाइजेशन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी और किस तरह से ये काम किया गया। इसके बाद में नेशनलाइजेशन करने के बाद में भी एक प्रॉब्लम जो अराइज हुई हमारे सामने बैंकिंग सेक्टर के अंदर आफ्टर द नेशनलाइजेशन, वो क्या थी, उनको हमने किस तरह से फेस किया, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग इवोल्यूशन के बारे में कि बैंकिंग इवोल्यूशन, बैंकिंग सेक्टर का इंडिया में आगाज़ कैसे हुआ, स्टार्टअप कैसे हुआ। तो देखो, बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया देयर आर 3 बैंक विच आर एस्टेब्लिश्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर की स्टार्टिंग हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस से पहले ही हो गई थी और इसका स्टार्टअप ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था बाय एस्टेब्लिशिंग 3 बैंक एस्टेब्लिश करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम को स्टार्ट किया था। अब वो जो 3 बैंक उन्होंने बनाए वो कहाँ कहाँ पे थे। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारी कंट्री में आए, उन्होंने हमारे यहाँ पे 3 जगह प्रेसिडेंसी बनाई थी अपनी, एक तो बंगाल में, एक बॉम्बे और एक मद्रास। वहीं पर उन्होंने 3 बैंक भी एस्टेब्लिश किए, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंस बैंक को एस्टेब्लिश किया 1806 के अंदर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक को एस्टेब्लिश किया 1840 के अंदर एंड मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था 1842 सेंचुरी के अंदर। अब ये बैंक एस्टेब्लिश कर दिए गए, ये वर्किंग में आ गए, अब ये सर्विसेज रेंडर करने लग गए। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये किन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराते थे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे और उससे पहले जो फाइनेंशियल इंक्लूजन था इंडिया के अंदर, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या कि फाइनेंशियल सपोर्ट, हर एक बंदे को इक्वल फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन में कैलकुलेट होता है। तो उस टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन लो था। तो क्या ये बैंकिंग सेक्टर सिर्फ और सिर्फ पुअर पीपल्स को, पुअर फार्मर्स को ही सर्विस रेंडर कर रहे थे या फिर अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स को ही रेंडर कर रहे थे। तो इसके पीछे ये आंसर ये है कि ये लोग बेसिकली जो ये अपनी सर्विसेज देते थे वो ब्रिटिश आर्मी के जो लोग हैं उनको, जजेस हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, इनको ही अपनी सर्विस रेंडर किया करते थे। और ये जो कंट्रोल और इनका जो कंट्रोल था, ये बैंकिंग सेक्टर का जो कंट्रोल था वो भी इन्हीं लोगों के हाथ में था। तो इन्होंने एक तरह से ये प्राइवेट वो बनाया हुआ था, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर से वो पैसा निकालते और डालते थे। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि पैसा निकालने की जो रजामंदी थी वो केवल और केवल ब्रिटिश आर्मी, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, मर्चेंट, मतलब ब्रिटिश जो लोग हैं, ब्रिटेन के जो लोग हैं उनसे रिलेटेड लोग ही इससे पैसा विड्रॉ कर सकते थे, बल्कि डिपॉजिट यहाँ पर इंडियंस भी करा सकते थे। लेकिन वो क्या करते थे, लोन नहीं मिलता था उन लोगों को, लोन मिलता भी था तो क्या बहुत हाई रेट्स पे मिलता था, तो इसलिए लोन लिया नहीं जाता था। तो भी क्या होता था, जो उस टाइम पे जब बैंकिंग सेक्टर आया तब भी जो इंडियंस थे वो क्या कर रहे थे, मनी लैंडर्स, शराफ, इन लोगों के पास ही जाकर पैसा उधार लेते थे। अब ये बात हो गई कि ये एस्टेब्लिश कब हुए, ये किसके लिए काम करते थे। फिर इसके बाद में इन्हें करेंसी इशू करने का राइट दिया गया, ठीक है।
ये करेंसी इशू करने का राइट इन्हें दिया गया। अभी करंट में हमारे इंडिया में करेंसी इशू करने का राइट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। उस टाइम पर इन 3 बैंक्स के पास करेंसी इशू करने का राइट दे दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में 1921 के अंदर इन तीनों बैंक्स को एक साथ मर्ज किया गया, मिला दिया गया और एक उसको नया नाम दिया गया जिसे हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। देन आफ्टर 1955 के अंदर इस बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया। जो फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था और जिसे हम आज SBI के नाम से जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अभी में हमारे इंडिया का सबसे ब्रॉड नेटवर्क है बैंकिंग का जो सबसे ब्रॉड नेटवर्क है इंडिया के अंदर, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही है। तो वो उसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1955 के अंदर। तो आपको पता चल गया होगा बैंकिंग इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरह से बैंक का हमारी बैंकिंग जो सेक्टर है उसका हमारी इंडिया में स्टार्टअप हुआ। और आपको इसके साथ ये भी पता चल गया होगा कि हमारी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी हिस्ट्री क्या रही है। ओके, अब बात कर लेते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया के बारे में। नेशनलाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो देखो, नेशनलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग प्राइवेटली कंट्रोल्ड कंपनीज, इंडस्ट्रीज और एसेट्स एंड पुटिंग देम अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। नेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्राइवेटली कंट्रोल्ड जो कंपनीज होती है, जो एसेट्स है या फिर कोई इंडस्ट्री है, उसे क्या करना, गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे देना, गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देना, उसका राइट जो उसके ऊपर जो राइट्स हैं वो सारे गवर्नमेंट को दे देना, हमारा नेशनलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। ओके, अब इंडिया के अंदर बैंकिंग नेशनलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे मेन क्वेश्चन यही है। तो देखो, मेन क्वेश्चन है तो इसका मेन आंसर भी यही है कि नेक्सस ऑफ इंडस्ट्रियल हाउस एंड बिग बैंक। इंडस्ट्रियल हाउस के अंदर और बैंक्स के अंदर एक नेक्सस हो गया था, एक बंधन हो गया था, मतलब एक दूसरे के सपोर्टिव बन गए थे ये। तो उसकी वजह से जो मेन रीज़न था वो यही था कि नेशनलाइजेशन करना पड़ा बैंक्स का, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, वो ही सिर्फ बैंक का जो बैंकिंग सेक्टर का जो यूटिलाइजेशन कर पा रहे थे, उनके द्वारा दी गई सर्विसेज को यूज़ कर पा रहे थे। बाकी कोई भी जो है अलग जो लोग हैं, जैसे कि इंडियन फार्मर्स हो गए, वो यहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पा रहे थे। इसकी जो सर्विसेज हैं जो ये रेंडर कर रहे हैं उसे यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तब गवर्नमेंट ने सोचा कि ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि जो मेन पर्पज़ था बैंकिंग सेक्टर का स्टार्टअप करने का, वो क्या था कि इंडिया के अंदर मेनली ये सोचा गया कि इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसे इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। तो इस वजह से लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है, मतलब जो एस्टेब्लिश करने के बाद में जो रिज़ल्ट आ रहे थे कि उसका जो यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कौन ले पा रहा है, वो उतना आउटपुट दे नहीं पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब हम बैंक्स का नेशनलाइजेशन करेंगे। तो इस प्रोसेस में उन्होंने सबसे पहले तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पकड़ा 1955 के अंदर और उसे नेशनलाइज किया और उसे नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। इसके बाद में 1969 के अंदर 14 बैंक्स को सेलेक्ट किया गया। इंदिरा गांधी की उस टाइम पे सरकार थी, उन्होंने 14 बैंक को सेलेक्ट किया और उसका नेशनलाइजेशन किया, जिसमें बेसिकली इलाहाबाद बैंक इंक्लूड था, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल थे। फिर 1969 के बाद में 1980 के अंदर 11 साल बाद में फिर से बैंक्स का नेशनलाइजेशन करने का सोचा गया और इसके अंदर जो 6 बैंक सेलेक्ट किए गए थे वो कौन से थे। एक तो पंजाब एंड सिंध बैंक, एक था विजय बैंक जो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज है, देन आफ्टर ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया जिसे अभी हम पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं, देन था हमारा कॉर्पोरेशन बैंक जिसे हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके बाद में था आंध्रा बैंक जो कि अभी नाउन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, और न्यू बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम अभी पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं। तो इस तरह से इनका नेशनलाइजेशन किया गया। सबसे ये तो हो गया कि लिस्ट हो गई नेशनलाइजेशन कब कौन से ईयर में किस साल पे किया गया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि नेक्सस था इंडस्ट्रियल हाउसेज और बैंक्स के बीच में, उसकी वजह से
हमारे इंडिया के अंदर नेशनलाइजेशन किया गया। तो अभी बेसिकली आपके मन में ये डाउट आया होगा कि नेक्सस ऑफ इंडस्ट्रियल हाउस और बैंक क्या है। मैंने आपको ऊपर ऊपर से तो बता दिया कि एक बंधन होता है, मतलब बंधन हो गया कि इंडस्ट्रियल हाउस बैंक्स के लिए काम करेंगे और बैंक्स इंडस्ट्रियल हाउस के लिए काम करेंगे। तो ये किस तरह से काम किया करता था? तो देखो, हमारी कंट्री में होते हैं बहुत सारे शेयर होल्डर, ठीक है। ये शेयर होल्डर मिलकर क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से क्या बनेंगे? सीईओ, सीईओ ये सब बनेंगे। और ये जो सीईओ बना है वो अपने नीचे चीफ एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, एक बैंक वर्क करने लगता है, और बैंक जब काम करता है तो उसे होता है प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट अर्न हुआ है तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो डिसाइड करेंगे कि कितना प्रॉफिट तो डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को दिया जाए और कितना क्या लोन के फॉर्म में घुमाया जाए या फिर दोबारा से री इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो अब यहाँ पर ये नेक्सस का क्या सीन है? तो देखो, उस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा लोग बैंक ऑक्यूपेशन में या फिर कोई मार्केटिंग में ध्यान दिया करता था, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो कौन करते थे? इंडस्ट्रियलिस्ट ही करते थे। आज के टाइम पे भी वही करते हैं, ठीक है। जो आम लोग होते हैं, जो गरीब से किसान वगैरह हैं, वो ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया करते थे। तो इस वजह से शेयर होल्डर मैक्सिमम कौन होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वही होंगे। तो वो क्या करेंगे? अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट किया जाएगा उसमें भी मैक्सिमम लोग उनके जो इलेक्ट होंगे वो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। और देन आफ्टर, मतलब आगे की प्रोसेस में भी क्या होगा कि जो सीईओ बनाए जाएंगे वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में, जो फेवर उनको फेवर करेगा उनको ही बनाया जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि वो लोग क्या डिसाइड करेंगे कि जो सर्विसेज हैं, जो बैंकिंग सेक्टर की जो सर्विसेज हैं वो किसे दी जाए? सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो सिर्फ और सिर्फ जो व्यापारी मंडल है उन्हें ही सर्विसेज दी जाए बैंकिंग की, ना कि गरीब किसानों के लिए। तो इस वजह से क्या हो गया, एक तरह से मोनोपोली आ गई। इस मोनोपोली को हटाने के लिए नेशनलाइजेशन किया गया कि ये जो बैंकिंग सेक्टर जो प्राइवेटली कंट्रोल था उसे गवर्नमेंट के कंट्रोल में दिया गया। अब जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में बैंक आ रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट अपने हिसाब से उन्हें चला सकती है? बिल्कुल चला सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो ये भी कह सकती है कि आप होम लोन दो। सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने सबको घर देने का एक अभियान चला रखा है, एक स्कीम चला रखी है, तो उसके अंदर बोला है कि आप जो बैंक्स को ऑर्डर दे दिया कि आप एकदम मिनिमम से मिनिमम रेट के अंदर मिनिमम से मिनिमम इंटरेस्ट रेट के ऊपर होम लोन प्रोवाइड कराओ, तो बैंक को वैसा करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो फाइनेंशियल इनइक्वालिटी है इन कंट्री के अंदर वो कम होने नज़र आएगी, और इससे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है कंट्री का वो इंक्रीज होता रहेगा। तो आई होप आपको नेक्सस ऑफ बिजनेस हाउसेज और इसके साथ में ही बैंक्स का जो बंधन था वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सीधा प्रॉब्लम्स अराइज आफ्टर नेशनलाइजेशन बैंकिंग। बैंक का नेशनलाइजेशन करने के बाद में भी जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हुई उनके बारे में। सबसे पहली प्रॉब्लम थी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट रेट। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट रेट होती क्या है? देखो, इंटरेस्ट रेट से आप समझते हैं कि एक ब्याज दर होता है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट रेट हो गया कि गवर्नमेंट के ने जो रेट्स डिसाइड की है लोन प्रोवाइड कराने की, उसके बिहाफ पर जब लोन दिया जाता है तो वो जो रेट्स होती हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। तो अब हम सोचेंगे कि ये तो अच्छा ही है कि गवर्नमेंट यही सोचेगी कि आराम एकदम सस्ते से सस्ता लोन दिया जाए, ठीक है, ये आपका पॉइंट एकदम सही होगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या ऐसा सोच सकती है कि सपोज कीजिए कोई बैंक्स के अंदर डिपॉजिट्स बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है, बैंक्स के अंदर डिपॉजिट बहुत कम आ रहे हैं और गवर्नमेंट ने कह रखा है कि आप लोन बहुत कम रेट पे दिए। अब क्या होगा कि जब बैंक्स लोन कम रेट पे दे रहे हैं तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि उनके पास डिपॉजिट्स कम आ रहे हैं और उनको लोन भी उसी अमाउंट को कम इंटरेस्ट रेट पे देना होगा। तो क्या उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो गिरता चला जाएगा और इससे क्या बैंकिंग सेक्टर का कोलैप्स होने का डर बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। तो इस वजह से ये जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कौन सी इंटरेस्ट रेट पे लोन देना है। तो इसकी वजह से जो बैंक्स थे वो कोलैप्स होने लगे थे, बैंकिंग सेक्टर का डिक्लाइन होने लग गया था। तो ये एक प्रॉब्लम थी। इसके बाद में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने लग गया, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पर आ रहा है, गवर्नमेंट बैंक्स को कंट्रोल कर रही है। तो जो भी राजनेता, कोई भी एमपी एमएलए जाकर बैंक मैनेजर को कहता कि इलेक्शन आ रहे हैं और आप लोन मेला लगाइए और मेरी पार्टी से रिलेटेड जो भी पर्सन आए उसे भेजा
किसी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के लोन दे दीजिए। रदर उसने पहले अगर उसने लोन लिया है तो उसने जमा किया है या नहीं किया, या फिर और कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आप उसका लोन कैंसिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रेशर होने लग गया बैंक्स के ऊपर कि अब आपको हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो उस वजह से जो बैंकिंग सेक्टर है वो कोलैप्स होने लग गया था। इसके बाद में ट्रेड यूनियंस बनने लगे। अब क्या है कि गवर्नमेंट का जहाँ पे ज़्यादा दबदबा होता है तो क्या हो जाता है कि ये ट्रेड यूनियंस की प्रॉब्लम, ट्रेड यूनियंस मतलब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और धरना डाल देते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या हो गया कि जो बैंक्स हैं वो नए लोगों को अपॉइंट करना, या फिर किसी जो काम नहीं कर रहा है कोई एम्प्लॉय, तो उसे निकाल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो ट्रेड यूनियन का पार्ट था। कोई ट्रेड यूनियन में ये होता है कि आप किसी को निकाल नहीं सकते, बहुत स्ट्रिक्ट रूल, मतलब आपको एकदम से ये माना जाता है कि गलती कंपनी की ही होगी, एम्प्लॉय की नहीं होगी। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन बनने की वजह से जो वर्किंग प्रोसेस था बैंकिंग सेक्टर का वो इफेक्ट होने लग गया। ठीक है, इसके बाद में हाई रिजर्व रिक्वायरमेंट्स मतलब हो गया कि सीआरआर और एसएलआर की जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी। सीआरआर उस टाइम पे 15% था और एसएलआर की रेट्स 40% से चल रही थी। अब जब ये इतनी ज़्यादा हाई रेट पे रिजर्व रखना पड़ेगा तो बैंक घुमाए पैसा, लोन में कितना पैसा अमाउंट घुमाएगा। अगर 55% टोटल एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का 55% तो उन्हें रिजर्व में रखना पड़ता था। अब रिजर्व में भी क्यों? क्योंकि ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये लगता था कि बैंकिंग सेक्टर कभी भी कोलैप्स हो सकता है, बैंक करप्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं उसे इंक्रीज़ करके रखते थे। तो इस वजह से भी जो बैंकिंग सेक्टर वो कोलैप्स होने लग गया था। इसके बाद में हार्ड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट से आप समझ गए होंगे, जो अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हाई हो रखी है तो बैंक क्या करेंगे, हाई रेट्स पर लोन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, तो लोन लेना उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स थी वो हमारे राइज हुई आफ्टर द नेशनलाइजेशन प्रोसेस। और हमारा जो ये वीडियो है वो कंप्लीट हुआ, और हमारी ये जो टॉपिक था बेसिक्स ऑफ बैंकिंग कॉन्सेप्ट वो भी हमने आज कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं हुए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।